आप ये मत सोचिए कि ये आगे किसी काम आएगा नहीं है इन ग्लोबल सर्टिफिकेशन। सो अगर किसी को एम्बेडेड में IoT में या ML में ही कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो सर्टिफिकेशन कैसे चूज़ किया जाए या कि कैसे सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री में आके उन्हें। Hey everyone, I am Sachin Pandey, founding director of Skillshare Foundation, and you guys are watching Skill Connect. Hey everyone, welcome to the third episode of Skill Connect. Today we have our esteemed guest, Mr. Parag Bagade sir. He have almost 20-year plus experience in IoT and AI ML technologies. So today we are going to discuss how AI ML, how industry are adapting new cutting edge technology, and meanwhile we'll also discuss कि इंडस्ट्री में IoT, इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम में IoT AI ML का क्या रोल हो सकता है. सो वेलकम टू द शो. हेलो पराग सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो सर, आप ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में 20 प्लस ईयर से काम कर रहे हैं. मीनवाइल यू आल्सो विजिटेड जापान. यस। सो क्या आप छोटी सी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी समरी बताएंगे कैसे आपने अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, एजुकेशन लर्निंग किया? ओके, सो स्टार्ट विथ माय बैकग्राउंड। आई एम बेसिकली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। बचपन से ही मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग पैशन, एक अलग कनेक्शन रहा है, तो मैंने अपना पैशन फॉलो किया और पहले डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिर इंजीनियरिंग भी की। और उसके बाद मेरे पहले जॉब से लेके मेरे लास्ट जॉब तक मैं कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड सिस्टम पे ही काम करता था। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी जब मैं टेलीफोन रिपेयर किया करता था। वहाँ से आगे फिर सीडेक का कोर्स किया मैंने, मेरे से डिज़ाइन और फिर अगेन फिर एम्बेडेड के साथ जब मेरा कनेक्शन हुआ, एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन somehow I got connected with some people जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया प्रोग्रामिंग के लिए, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, हार्डवेयर डिज़ाइन के लिए, और मुझे अच्छा काम भी मिला। सो मैंने कंटिन्यू किया। तो अब तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अक्सर ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं एक हार्डकोर डेवलपर हूँ। हार्डवेयर डिज़ाइन मेरा पैशन है, हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग करना मेरा हमेशा से एक पसंदीदा जॉब रहा है, वही मैं करता आया हूँ। तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि आप तो हार्डवेयर सिस्टम आप उससे भी बात करते हैं जी। तो आपका कोर डोमेन ही में कि हार्डवेयर को लाइव एक उसको आत्मा दे के उससे काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली। परफेक्ट. सो सर, आप अपने जैसे आपने इंजीनियरिंग बोला कि आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद आप CDAC के लिए मूव किए. जी। तो इंजीनियरिंग आपने कौन से फील्ड से कंप्लीट की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की. सो ऑलमोस्ट ये वे बैक टू 96-97 का मेरा पास है। अच्छा, 96 और 97. सो मैं हर पॉडकास्ट में, जैसे पिछले पॉडकास्ट में अस्वाद सर भी हमारे साथ थे, सो ये ऑलमोस्ट पास आउट इन 2008. जी। ठीक है. और उसके पहले प्रताप सर भी थे और वो भी कोर इंजीनियर हैं. जी। सो आप जब 90s में जब आपने अपना इंजीनियरिंग किया, जी। 90s और अभी 2025, आपको बड़ी सी लाइक मेजर डिफरेंस जी, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंसेस तो बहुत है, बट डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ आई से गाइडेंस से रिलेटेड, क्योंकि शायद इंजीनियरिंग में जाने वाला मेरी फैमिली से मैं पहला था, तो मुझे कोई ये बता नहीं पा रहा था कि मुझे किस डोमेन में या किस फील्ड में जाना चाहिए। कोई गॉडफादर नहीं था जो मुझे बताया कि आपको सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहिए, हार्डवेयर में जाना चाहिए, मैकेनिकल में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, यानी जो बेसिक ब्रांचेस है उनमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए। उस वक्त में ब्रांचेस भी इतने नहीं हुआ करते थे, बेसिक कोर ब्रांचेस थी और इक्का दुक्का, क्योंकि सॉफ्टवेयर उस वक्त में ग्रो हो रहा था, तो इसलिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस दो ब्रांचेस हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच हुआ था। सो उस वक्त में आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना पड़ता है, या तो फिर जहाँ एडमिशन मिल रही वहाँ एडमिशन दे दो और उसी को पैशन बनाओ, ये एक सीन हुआ करता। आज के दौर में अगर मैं देखूँ तो आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं
और इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से चूज़ करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। लेकिन हाँ, आप शायद आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है अगर आपको सही मेंटर मिले, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसा मिले जो आपको ये बताए कि हाँ, इस डोमेन में आपको जाना चाहिए क्योंकि यहाँ स्कोप है, तो चूज़ करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, मतलब कन्फ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है। बट मे बी आई एम ओल्ड स्कूल गाय, सो मैं बोलूँगा कि आप पैशन फॉलो करें। सभी स्टूडेंट्स या जो भी जो अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, उन सभी को, एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि रैंचो बाबा की बात माने और अपने पैशन को फॉलो करें, जो आपको पसंद है वो काम। सो आपको फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे, जो जी। आप जापान में जी। रहे ऑलमोस्ट आप कितने 3 साल साल। 3 साल आप जापान में रहे, तो 3 साल आपका जापान का करियर और आप जैसे आप इंडिया में भी आके आपने काम किया है, सो आप जापान और इंडिया के कल्चर को कैसे देख रहे हैं, मतलब जापानीज कहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं? सो जापान और इंडियन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ डिफरेंसेस। जापानीज बेसिकली काम करते हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पर, यानी वो उनका फोकस होता है। तो इंडिया में पीपल ओरिएंटेड होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जापान में कोई बंदा अगर बीच में प्रोजेक्ट शिफ्ट कर जाए, छोड़ के चला जाए, कंपनी छोड़ के चला जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग होता है। हर प्रोजेक्ट के बहुत सारे उसके ब्रांचेस वो मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और हर मॉड्यूल का मेन प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही है, बट साथ साथ वो हर मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन अलग से बनाते हैं। तो अगर कोई नया बंदा अगर आता है कंपनी में और उसको किसी प्रोजेक्ट यानी उसी प्रोजेक्ट पे अगर उसके किसी एक मॉड्यूल पर लगा दिया जाए, तो बहुत कम वक्त में वो कोप अप कर लेता है और उस प्रोजेक्ट के साथ मैच कर लेता है। इंडिया में नॉलेज ट्रांसफर जो होता है, केटी जो होता है, वो एक इतना लंबा ड्यूरेशन है। और जितना मैं जानता हूँ या मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, इतनी कंपनी में मैंने काम किया है, मैंने देखा केटी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए जो छोड़ के जो जाने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो भी परेशान होता है, और जो नया आता है उसको भी कोई बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो ये बहुत मुश्किल दौर होता है। तो इसमें होता ये है इंडियन कंपनीज में कि नया बंदा जो है वो जल्दी किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जापानीज या आप किसी भी जापानीज कंपनी में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप जब एंटर किया आपने, तो आप प्रोजेक्ट का इतना डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगा कि आप बहुत जल्दी प्रोजेक्ट समझ जाएंगे और बहुत फास्ट आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि जापानीज बहुत स्लो जा रहा है, ये मुझसे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा रहा है लेकिन इसका कुछ यूज़ नहीं होगा, ये तो मुझे समझ में आ गया, फिर से क्यों लिखवा रहे हैं, मुझसे भी लिखवा रहे हैं, दूसरे किसी और एम्प्लॉय से भी किसी और चीज़ के लिए लिखवा के ले रहे हैं। ऑलरेडी मेन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें जब दी हुई है, तो ये फिर से करने की ज़रूरत क्या है। बट वक्त के साथ मुझे समझ में आया कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट ही किसी काम पे लग जाने से उससे अच्छा है कि आप पहले उसके लिए प्रिपेयर हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड वर्क कल्चर है। सो अभी यहाँ के अभी जैसे हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए या फिर अदर बैकग्राउंड स्टूडेंट जो भी हैं, सो दे गाइस आर आल्सो डूइंग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्स भी कर रहे हैं, जापान के भी कोर्स कर रहे हैं और अदर लैंग्वेज के भी कोर्स कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को अगर उसको जापान में काम करना है ना, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या स्टेप्स आपके हिसाब से होने चाहिए उनके लिए? देखिए, जापान बेसिकली उनका सबसे बड़ा इशू ये है, वो है उनका लैंग्वेज बैरियर। उनको लैंग्वेज जो है वो जापानीज चाहिए। जब मैं जापानीज पढ़ रहा था तो तब सिर्फ 4 लेवल हुआ करती थी, अब उन्होंने थोड़ा सा और इजी कर दिया और स्प्लिट कर दिया। तो जो IITians हैं या जो नोन कॉलेज है, जो काफ़ी फेमस कॉलेजेस है, उनके लिए शायद लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं है, इतना कंपल्शन नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको जापान जाना चाहिए तो आपको पहले जापानीज सीखनी होगी। और लेट बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक कोई प्रैक्टिस आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर तब तक आप इसको बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएंगे।
तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके जापानीज सीखना और साथ में अपना टेक्निकल स्किल सेट जो है उसको अपग्रेड करते रहना होगा। तो लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। एक ही लैंग्वेज हो गया। जी जी। और ओपनिंग्स आप दे, तो ऐसा नहीं है कि जापान में आपके लिए ओपनिंग्स नहीं है, बहुत बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। आप जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक आप जा सकते हैं। दे ऑलवेज वेलकम इंजीनियर्स, दे आर सो हैप्पी जब कोई इंजीनियर वहाँ विजिट करता है तो वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। जब आप उनको बताएंगे कि मैं इंजीनियर हूँ तो वो बहुत आवभगत करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है, बट प्रॉब्लम यही है कि आपको लैंग्वेज आनी जरूरी। सो अभी कौन से ऐसे टेक्निकल स्किल जो जापान फोकस्ड होते हैं कि ऐसे, या फिर बहुत सारे ऐसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत होती है, जी। कौन से पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए? सो आप सब जानते ही होंगे कि जापान वैसे तो ऑटोमोबाइल में काफ़ी आगे है। यस। बड़ी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ जो है हमने देखी, निसान, होंडा, ये सारी जापानीज बड़ी कंपनीज हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत अच्छा स्प्रेड है इनका। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन वाली डोमेन है, जहाँ पे कैड कैम या कटिया पूरी जैसे कोई प्रोफेशनल या कैड टूल्स पे अच्छा प्रैक्टिस करके वहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी स्कोप है, क्योंकि हार्डवेयर में वो बहुत अच्छे हैं और उसके लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तीसरा सॉफ्टवेयर वाला डोमेन है, जहाँ पे जापानीज थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, थोड़ा पीछे है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, बस आपको प्रूव करना होता है। जापानीज जनरली दे डोंट ट्रस्ट यू सो इजीली, दे टेक देयर टाइम। समटाइम्स यू मे गेट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये मुझे वक्त नहीं दे रहा है, या शायद यू मे लॉस योर इंटरेस्ट, बट आई विल से हैव पेशेंस, कीप पेशेंस। वो आएंगे अगर आपने उनको प्रूव कर दिया दैट यू आर द राइट पर्सन। एक बार आपके कनेक्शंस हो गए तो वो आपके लिए बहुत सारा ओपनिंग दे सकते हैं। अमेजिंग। सो अभी जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, जी अभी हम लोग का फोकस स्टूडेंट कम्युनिटी में ज़्यादा होता है। जी। वो स्टूडेंट एकेडमिक और इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं स्किल कनेक्ट के थ्रू, ताकि बेटर उनको एक करियर गाइडेंस मिल पाए। बच्चों को, इंडस्ट्री वाले को टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अगर उनको चाहिए तो हमारे मेंटर्स के थ्रू, जितने भी हम लोग पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्प हो पाए, हम लोग वो फोकस करते हैं। मेन बात ये साल 2 डिकेड ऑलमोस्ट आप IoT एम्बेडेड पे आप काम कर चुके हैं, 2 डिकेड से ज़्यादा आप उस पर काम कर रहे हो। सो अब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, बडिंग स्टूडेंट है, जी। तो वो अपना करियर कैसे इस टेक्नोलॉजी में, इस डोमेन में, जैसे IoT डोमेन है, एम्बेडेड डोमेन, सिस्टम डिज़ाइन, इसमें आके अपना करियर कैसे बना सकते हैं? देखिए, पहले तो बेसिक नॉलेज किसी भी कोई भी फैकल्टी हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दीज आर 4 ब्रांचेस है। तो बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी है और ये शायद स्टूडेंट्स को बहुत पहले से सीखना चाहिए, विद इंटरेस्ट सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स कॉलेजेस के कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉलेजेस अपने एजुकेशन सिस्टम में बोलिए या फिर कॉलेज के एकेडमिक पूरे इसमें पूरी तरह से कॉलेज तो सारी की सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। Obviously. तो आपको कुछ तो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी जो आपको बाहर मिले। तो हाँ, आपको ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करके जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं। और ये मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों के लिए, मैकेनिकल हो या सिविल इलेक्ट्रिकल, सबको ये करना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। मैं ट्रैक रिकॉर्ड जब मैं कहता हूँ तो आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास वो आपको जॉब लगा के देंगे, बट वो आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो शायद कॉलेज ने आपको नहीं सिखा, कॉलेज के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सिखा पाए। तो आप वो कोर्सेज करिए और जहाँ आप कोर्सेज आपको जो भी जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ कोर्सेज करने चाहिए। एंड वंस यू फील ओके मैं अभी रेडी हूँ, तो आपको आगे बढ़ने के लिए चांस है। अगर आप रॉ स्टेट में अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो है आपको इनिशियली मोस्टली जो कैंपस के थ्रू जो इंटर्स होते हैं वो जो बच्चे होते हैं साल भर तक ये लोग बेंच पे रहते हैं और इनसे आई डोंट नो ट्रेनिंग्स कितने कराते हैं और कितने सीरियसली कराते हैं, क्योंकि
उनके पास भी प्रोजेक्ट्स की लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अब किस बंदे को किस प्रोजेक्ट में लिया जाएगा ये उनको भी मालूम नहीं होता, इनिशियली उनको भी पता नहीं होता, बट रिक्रूटमेंट तो करना होता है तो रिक्रूटमेंट करके वो बेंच पे रख देते हैं, और फिर जब कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है तब वो उनके बारे में सोचते हैं कि अब इनको क्या सीखना है। लेकिन इसमें जो जो आपका जो डोमेन है वो आपके चॉइस से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इनिशियली डोमेन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपके इंटरेस्ट का कोर्स किया है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको किस काम में इंटरेस्ट, तो आप अपने हिसाब से आप कंपनीज को बोल सकते हैं। अभी कॉलेज में भी डिमांड है और कंपनीज भी बोलती है नीड ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जी। है ना। सो अगर किसी को एम्बेडेड में, आईओटी में या एमएल में ही जी। कोई सर्टिफिकेशन करना है ना, तो सर्टिफिकेशन कैसे चूज किया जाए या कि कैसे सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री में आके उनके लिए बेनिफिट होता है वो सर्टिफिकेशन से। सो कोर्सेस, जैसे मैंने कहा, कोर्सेस एक बेसिक क्राइटेरिया है, क्योंकि सारी चीज़ें तो जैसे मैंने कहा नहीं सिखाई जा सकती, कॉलेज की भी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो आपको कोर्सेस आपके इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इज बेसिक, वो बेसिक क्राइटेरिया है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी और आपको कोर्सेस मिलेंगे। देखिए आईओटी या एआई एमएल ये डोमेन अभी इमर्जिंग है, और ये सारी चीज़ें अब मिल के, यानी एक तरह से हम बोलेंगे कि मिल के काम कर रहे हैं, एक साथ अटैच हो गया है। अभी जैसे आईओटी हम लोग सुनते थे, बाद में एआई आया, अभी एआई आईओटी आया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईओटी। सो अब डेटा पे भी काम करना होगा। इंजीनियर्स को जो आईओटी पे काम करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे डोमेन हैं, एक हार्डवेयर वाला पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक फर्मवेयर वाला पार्ट है, एक बैकएंड में काम करना होता है, एक फ्रंट एंड में काम करना होता है। एक बार आपके पास बैकएंड में डेटा जब आपके पास डंप हो जाता है, आपके पास डेटा बड़ी अमाउंट मिल जाता है, देन आप उसके ऊपर आईओटी और एमएल एआई और एमएल लगा के वहाँ से कुछ प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, वहाँ से कुछ मीनिंगफुल आउटपुट दे सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें क्लब हो सेम आप देखेंगे एआई एमएल, और उसके बाद ब्लॉकचेन इज ऑल्सो देयर, ब्लॉकचेन भी एआई के साथ क्लब हो रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो है, ये टेक्नोलॉजी जो एक साथ मिल के एक नया मीनिंगफुल आउटपुट निकालने की सोच है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप एप्लीकेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी आते हैं, आप सोचिए कि इसको कैसे मैं किस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो अच्छा आउटपुट आ सकता है उसमें। ओके, मीनवाइल जैसे ये भी करियर गाइडेंस के लिए और मैं इंसाइट चाह रहा हूँ कि जो हमारे लिसनर्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, वो सुन पाए इस चीज़ पे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए। सो ऐसा को ऑलमोस्ट जैसे मैं भी 2017 में मैं भी पास आउट हूँ, मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो हमने भी 17 में एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ था विद द हेल्प ऑफ आईओटी, जिसमें हम लोगों ने रास्पबेरी पाई यूज़ किया था, फिर पाइथन या प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी यूज़ करके हम लोगों ने एंटायर ऑटोमेटिक होम कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया हुआ था। सो मीनवाइल ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है ना जो थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, है ना, ताकि वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो, अगर कंपनी के लिए भी अगर रिसर्च की जाए तो कंपनी के लिए भी बेनिफिट हो सके ऐसे प्रोजेक्ट, या ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट में एट द एंड में उसको डंप कर दिया, राइट, थीसिस के तौर सही। पे। सो वो अपने लिए कुछ ऐसा प्रैक्टिकल बिल्ड करे जो रियल टाइम किसी के लिए काम आ पाए। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक ऐसे कौन से उनको सोचने चाहिए? देखिए आईओटी डिवाइसेस जो है अभी 2020 तक लास्ट ये कहा जाता था कि 9 बिलियन तक डिवाइसेस जो है वो उनका आईओटी डिवाइसेस का स्प्रेड होगा, इतने सारे डिवाइसेस इंस्टॉल होंगे, शायद उससे ज़्यादा होगा। और 25 का जो नंबर है वो है अराउंड 30 बिलियन डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस जो और प्लांट होंगे, और डेटा बढ़ेगा, आंकड़े तो बढ़ते जाएंगे। करेक्ट। तो क्योंकि आईओटी की एप्लीकेशंस बढ़ते हैं, आईओटी बहुत सारी जगह पे जहाँ जहाँ आईओटी का स्कोप होता है वहाँ पे लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आईओटी या आईओटी जैसे डिवाइसेस आप प्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इंडिया एक
हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ खेती ज़्यादा होती है, किसान ज़्यादा है, तो हमारा फर्स्ट जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर में आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले सेंसर्स कम थे, अभी सेंसर भी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारे जगह पे आप IoT का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर। दूसरा जो है वो है, आप सोच सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो अगेन इंडस्ट्री में बहुत सारे डेटा सोर्सेस होते हैं। आप एनर्जी मीटर का डेटा ले लीजिए, आप वाटर मीटर का डेटा ले लीजिए, आप कन्वेयर बेल्ट पे जो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं उनका काउंट ले लीजिए, या कन्वेयर बेल्ट की अपनी स्पीड ही काउंट कर लीजिए। बहुत सारे डेटा सोर्सेस। तो जितना IoT आप स्प्रेड कर सकते हैं इंडस्ट्री में, तो इतने सारे डेटा सोर्सेस होंगे। बट आपको, हाँ ऑफ कोर्स, आपको इंडस्ट्री को बताना पड़ेगा कि व्हाई आई एम कलेक्टिंग दिस डेटा एंड व्हाट वुड बी द आउटपुट और व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ गेटिंग दिस डेटा। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मुझे IoT लगाना है इसलिए मैं डेटा ले रहा हूँ, बट आपको उसका कुछ एक बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा कि मैं क्यों IoT लगा रहा हूँ। तो इंडस्ट्री एक अच्छा डोमेन है जहाँ पे IoT का स्कोप बहुत है। जी। हेल्थ केयर इज अगेन अनदर डोमेन जहाँ पे हेल्थ हजार्डस या जिससे लाइफ का कोई यानी डेंजर ना हो, तो आप वहाँ पे भी आप हेल्थ केयर में भी आप IoT का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको IoT अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। क्योंकि होम ऑटोमेशन तो सबसे पहले, जब IoT शुरू हुआ था, सबसे पहले होम ऑटोमेशन तो इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत सारी कंपनीज हैं जो होम ऑटोमेशन में बनाती है। बट ये सब करते हुए हमको ये देखना है कि हम जो भी IoT डिवाइसेस लें, देयर आर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट you have to think that whether those devices are cost effective or not. So if you can develop something which is cost effective and it can be developed in-house, आपका in-house कुछ डेवलपमेंट हो सके या कुछ in-house प्रोडक्शन हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भी I can list like there are so many domains जहाँ पे IoT का रिक्वायरमेंट है या उसके लिए स्कोप बनता है। अभी वो लिस्ट बहुत लंबे हो गए। ओके, सो चल ये तो हो गया हमारे बच्चों स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हो गया। आप इंडस्ट्री में भी हैं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी आपने काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। मीनवाइल आपने स्टार्टअप को भी काफ़ी स्टार्टअप को आपने एंड टू एंड IoT और एम्बेडेड में गाइड किया हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि जैसे जो स्टार्टअप्स हो गए या फिर जो छोटे स्मॉल लेवल के इंडस्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे उन लोग IoTs को कैसे यूज़ कर पाए, इस छोटे छोटे हार्डवेयर के डिवाइसेस को कैसे यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे? क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे मैंने कहा कि बड़ी कंपनी में तो डेटा सोर्सेस होते हैं, स्मॉल कंपनीज में भी डेटा सोर्सेस होते ही हर जगह होता है। इन्वेंट्रीज के लिए हो सकता है, मटेरियल इन्वेंट्रीज के लिए हो सकता है, ह्यूमन इन्वेंट्रीज के लिए हो सकता है, और कई कई जगह पे रियल टाइम लोकेशन डिटेक्ट करना होता है, चाहे ह्यूमंस का हो या मशीन्स का हो, इंस्ट्रूमेंट्स का हो, वहाँ IoT यूज हो सकता है। सो IoT का स्कोप होता है हर छोटी से छोटी कंपनी में और बड़ी से बड़ी कंपनी। जितने नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस रहेंगे हो सकता है उनके लिए फायदेमंद। कई बार क्या होता है, एक बात मैंने मार्क की, मैं काफ़ी सारी इंडस्ट्री में विजिट करता हूँ, काफ़ी लोगों से इंडस्ट्रीज जो है जिनके साथ मैं बात करता हूँ, तो उनको पता होता है कि ये मेरे पास, ये मैं अभी काफ़ी टाइम से रीड कर रहा हूँ, कोई रीडिंग वो लेते रहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल, ये डेटा तो है उनके पास, वो कलेक्ट भी कर रहे हैं, उसको स्टोर भी कर रहे हैं, बट उसका यूज़ क्या है उनको मालूम। तो डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर्स जो है, ये उनको बता सकते हैं कि सर ये आपके पास जो डेटा है इसमें से ये आउटपुट आपको मिल सकता है, यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, यहाँ आपके एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। ये अभी डेटा पे काम कर रहे हैं लोगों के पास डेटा तो है, लेकिन उनको मालूम नहीं मीनिंगफुल डेटा है, लेकिन मतलब इसका ये नहीं, आउटपुट नहीं पता। तो जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गई, और ऐसे बहुत, जैसे हमारा जो नागपुर है, नागपुर में लाइक कलकत्ता मार्केट की हम बात करें जाए तो वो ऑलमोस्ट एशिया का सबसे बड़ा हमारे पास मार्केट है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी
जितने भी स्टोरेज सिस्टम है दे कैन यूटिलाइज IoT डिवाइसेस। बिल्कुल। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इससे रिलेटेड। मैंने एक सीड इंडस्ट्री में विजिट किया, उनके पास जो कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पे वो लोग ह्यूमिडिटी जो है वो हमेशा एक कंट्रोल्ड इस पर रखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। तो उन्होंने एक रेडीमेड जैसे क्लॉक सिस्टम आता है वैसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक डिवाइस लेके आए मार्केट से और उन्हें रूम में लगा दिया। एक बंदा बार बार आके देखता है वहाँ पे कि क्लॉक में कितना ये होगा। हाँ, ह्यूमिडिटी चेक करेगा और टेम्परेचर चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत वेरिएशन या ऊपर जा रहा है तो वो फैन शुरू कर देगा, नीचे जा रहा है तो फैन बंद कर देगा। और वो फैन बंद करने के लिए थोड़ा दूर जाएगा जहाँ पे कंट्रोल रूम है वहाँ तक जाएगा। अब मैंने बोला कि सर ये जो आप एक आदमी को लगा के रखा है, आप इसको सैलरी भी दे रहे हैं, इससे एक ही काम करवा के रखा है, आपने अपने उसको बैठा के रखा कि भाई तू मीटर की तरफ देखते रहे, तो आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। पर उनको पता है कि ऑटोमेटिशन हो सकता है, लेकिन किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज के लिए ये स्कोप है, उनको विजिट करना पड़ेगा, उनसे मिलना होगा, उनसे उनके प्रॉब्लम्स उनको भले मालूम ना हो लेकिन उनके ऑपरेशन समझने होंगे और उनको फिर उसके बाद सोल्यूशन देना। तो यही एक तरीका है कि आप इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन दोनों के के। अगर एक फाइनल ईयर के बच्चे को अपना प्रोजेक्ट ही बनाना है एम्बेडेड में IoT में, सो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप विजिट करिए जाके। बिल्कुल 1 महीना टाइम दीजिए, 15 दिन टाइम दीजिए, जैसे ना आपको लग रहा है उस पे कैसे काम करें, उनका पूरा एंड टू एंड रिसर्च कीजिए। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि मेरा जो ह्यूमिडिटी सेंसर का डेटा जो मिल रहा है उससे और मैं क्या यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे यूटिलाइज कर सकते कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। अगर यही चीज मेरे को कोई रिसर्च करके दे पाता कि देखिए हाँ इससे ये आउटकम हो सकता है आपका, तो एक बच्चे का प्रोजेक्ट भी बन जाता है और इंडस्ट्री के लिए एक रियल टाइम सोल्यूशन। हमें ये होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात। और अगर इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम लोग जो स्किल कनेक्टर्स में फोकस करते हैं जी। कि इंडस्ट्री, एकेडमिक और स्टूडेंट जी। कम्युनिटी, ये तीनों को मिला के जो एक ब्रिज है, स्किल गैप का जो ब्रिज है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। ओके। सो अब आपके मुताबिक क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशंस लेवल पे कैसे थोड़े से चेंजेस या बदलाव की जरूरत है जिसके थ्रू बच्चों का भी भला हो पाए और साथ साथ में इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अच्छा आउटकम मिल पाए। जी, एक गैप है, एक बहुत पुराना और जो अभी भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी ब्रिज जो है बहुत कच्चा है, अच्छा, वो है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस का, इसको बोलेंगे मिलाप करना, वो ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। करेक्ट। इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा काम है। आप सिर्फ एम्बेडेड या हार्डवेयर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी में अलग अलग करियर के डोमेन क्रिएट होते हैं। यानी शुरुआत में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो समझना, उसके हिसाब से कंपोनेंट सिलेक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क होता है। इसके लिए स्पेशलाइज लोग होते हैं इंडस्ट्रीज में। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स के लिए स्कीमेटिक डिजाइन करना और उसके लिए पीसीबी बनाना, इसके लिए भी अलग एक डोमेन होता है। ये स्पेशलाइज्ड एक करियर पाथ है स्टूडेंट्स के। फिर इस हार्डवेयर को प्रोग्राम करना यानी फर्मवेयर डेवलपमेंट, ये एक अगेन एक जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है पार्ट। फिर उसके बाद टेस्टिंग एक पार्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। शायद इंडस्ट्रीज को हमेशा इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन या तो कॉलेज वालों को इसके बारे में मालूम नहीं है, या जब तक वो मिलेंगे नहीं तो उनको अलग अलग इस तरह के जो करियर पास है इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इन लोगों ने उसको सीखाना चाहिए, ये तो हैंड्स ऑन ही सीखा जा सकता है या उसके साथ काम करने, कंपनीज में काम करने के बाद ही सीखा जा सकता है। तो एकेडमिक्स को क्या करना चाहिए, वो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल विजिट्स को बढ़ा दें ताकि बच्चों को पता चले कि यहाँ पे करियर बन सकता है। और इंडस्ट्रीज को चाहिए कि वो अपने गेट्स ओपन रखें स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा उनको वेलकम करें। नई चीज़ें अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे, उनको दिखाए सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। क्योंकि
हर कोई तो एक्सपीरियंस के साथ नहीं आता, कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे आपको जॉब करेंगे तब आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। और इंडस्ट्रीज को ये बात समझनी चाहिए कि हर कोई रेडी प्रोडक्ट नहीं होता, उनको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, स्लोली स्लोली वो प्रोडक्ट बनता है। एक तरह से स्टूडेंट्स भी रॉ प्रोडक्ट है, और वो इंडस्ट्रियल लेवल तक यानी इंडस्ट्रीज के काम आने तक के लिए आप इंडस्ट्रीज को भी अपने दरवाजे खोलने पड़े। तो दोनों को मुझे ऐसा लगता है कि एक पेज पे आना होगा, दोनों को डिस्कस करना होगा, और उसके बाद ही शायद फ़ायदा बच्चों का भी होगा और इंडस्ट्रीज का भी होगा। क्योंकि मैं इतने सालों से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। मैं लास्ट मेरा जॉब जो था करीब करीब 150 स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे या तो प्रोफेशनल्स जो है वो मेरे अंडर आए और वो चले गए, आगे बढ़ गए, या फिर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए ट्रेनिंग्स लेके। लेकिन शॉर्टेज हमेशा रहता है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होता कभी कि शॉर्टेज नहीं है। अच्छे लोग नहीं मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं, मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, और शफलिंग होता ही है, स्विचिंग होता ही है इंडस्ट्री में। बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो चले जाएंगे, तो वो जगह वैकेंट हो जाती है, तो नए लोगों के लिए स्कोप बनता है। तो इंडस्ट्रीज को भी ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज को भी इंजीनियर्स का शॉर्टेज फील होता है। लेकिन उस इसलिए शॉर्टेज फील होता है क्योंकि उनको शायद उनके जो स्टैंडर्ड्स है या उनके जो स्केल्स है उस पर स्टूडेंट्स या उनके उस तरह के प्रोफेसर नहीं मिल पा रहे। सो एक चीज़ तो बढ़िया कही आपने कि लाइक दोनों इंडस्ट्री को भी अपने डोर ओपन करके रखने चाहिए और स्टूडेंट्स एकेडमिक वाले को भी अपने इंडस्ट्रियल विजिट बढ़ाने चाहिए। मीनवाइल जितना हम लोग कोलैबोरेशन कर पाए इंडस्ट्री के साथ, ताकि इंडस्ट्री वाले हमेशा हमको आके एक गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। मीनवाइल आपको लगता है कि करिकुलम में भी कुछ चेंज होने चाहिए? करिकुलम तो हमेशा से ही अपग्रेड होता रहा है, चाहे मेरे वक्त का बात करें या आप अभी नए के हिसाब से करिकुलम चेंज होता ही रहता है। और उसके लिए एकेडमिक जो डिपार्टमेंट है या जो कॉलेजेस हैं वो मेरे हिसाब से तो अच्छा काम कर ही लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा सिखाने से जो फाइनल ईयर तक आते आते बच्चे बहुत सारा नॉलेज लेके बाहर निकलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो बेसिक्स है वो सिखानी ज़रूरी है, और कॉलेज को काम कर रहा है। नई चीज़ों में लाके बहुत सारा और नई चीज़ें, नए डेवलपमेंट होने वाली चीज़ें, यानी ब्लॉकचेन ऐड कर देना, या फिर IoT से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट ऐड कर देना, या पूरा कोई कोर्स ही उसके ऊपर बना देना, इसमें से आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों का जो कॉलेज से रिलेटेड जो कनेक्शन है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम देना और उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना यहीं तक होता है। उसमें से सीखने वाला कोई एटीट्यूड नहीं होता। एटलीस्ट जो मैं स्टूडेंट से मिला है, मैंने मेरी मुलाकात हुई, उनका फोकस एक ही चीज़ होता है कि भाई मुझे कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, मुझे अच्छे परसेंटेज है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और फिर कैंपस में मिल गया जॉब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगेन उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करके फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर यही करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो क्लियर करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, तो मुझे लगता है कि आगे फिर वहाँ से आगे फिर जब भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो प्रोफेशनल इसमें उनका अपने आप ऑपरेशन बढ़ परफेक्ट। सो लाइक इससे एक चीज़ समझ में आती है यहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांचेस के स्टूडेंट हो, एकेडमिक आपको बेसिक या फाउंडेशन आपका बेस फाउंडेशन हो रहा है, एकेडमिक करके दे रहा है। मीनवाइल अगर आपको इंडस्ट्री में आप लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, आपको जॉब करना है या फिर आपको आप कोई भी सेक्टर में देख रहे हैं, तो यू नीड अ ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग इज कंपल्सरी, राइट? क्योंकि कंपनी जो आके कैंपस में भी फुल कैंपस ड्राइव ले रही है या फिर आपको कैंपस भी हायर करके लेके जा रही है, सो एवरी कंपनीज हैव देयर ओन रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस के साथ ही आती है। वो एक साथ 1000 को नहीं लेके जा सकती, या 1000 भी लेके जा रही है तो पर्टिकुलर एक ही कॉलेज से नहीं लेके जाएगी, है ना? तो उनके पास स्कूल ऑफ कॉलेजेस है जहाँ से वो 10 बच्चे लेके जाएंगे। सो व्हाट अबाउट अदर्स बच्चे, है ना? बाकी के बच्चे को भी दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रेन देमसेल्व्स। सो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड हमने देखा है कि लाइक जैसे ऑलमोस्ट मैंने भी अभी तक के 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में, जैसे मैं भी आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ, उसमें पता चलता है कि हर आए दिन हमारे पास रिज्यूमे आता है, और जितने रिज्यूमे आ रहे हैं, रिज्यूमे देखने के बाद लगता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, दे आर नॉट कंप्लीटली रेडी। एंड छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं, और दे गाइस आर नॉट रेडी टू ट्रेन देम, क्योंकि उनके पास उतना फंड नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको बैठा के ट्रेन करें। ये तो सही। सो मेन बात ये भी देखा जाता है कि जब बच्चों के से पूछा जाए कि यार जब यू नीड टू डू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अगर आपको आईओटी की ही ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, एम्बेडेड की ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अटेंड करना है, तो ये कॉस्ट के साथ एक आती है। बिल्कुल हार्डवेयर कॉस्ट हो गया आपका, आपको जो ट्रेनर है, ट्रेनर उतना टाइम दे रहा है तो उसका उतना कॉस्ट आएगा। बिल्कुल। इफ समवन आस्क कि भाई आपकी इसी कोर्स की फीस ही 30,000 है, ट्रेनिंग की 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी 30,000 है, सो बहुत सारे स्टूडेंट बैक ऑफ कर लेते हैं। सो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट बहुत पैसे लगाए हैं, करने के लिए 3-4 लाख रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट किए, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा किए। बहुत सारे आउटसाइडर आप अपने यहाँ पे आके रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, फिर इंजीनियरिंग करो, उसकी फीस अलग हो रही है, करिकुलम की अदर। सो जब हम खुद को ट्रेनिंग करने की देने की बात करें, खुद के स्किल डेवलपमेंट करने की बात करें, तो हम लोग एज ए स्टूडेंट बैक ले लेते हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा वो वैसे बच्चों के लिए? राइट, ठीक है। देखिए, जब कंपनीज आती हैं कैंपसेस के लिए, तो कंपनीज अक्सर जो क्रीम होता है क्लासरूम में, वो उन बच्चों को लेके जाते हैं। और उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा एक और टेस्ट लेंगे कोई रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और वहीं से आगे उन लोगों को सिलेक्ट करके लेके जाते हैं। अब इन बच्चों के साथ जो होता है, मैंने पहले बताया कि या तो बेंच पे जाते हैं, या तो फिर काफ़ी टाइम के बाद उनको प्रोजेक्ट मिलता है। इंटरनल ट्रेनिंग्स होती है कंपनीज की, वो ट्रेनिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सारे खुश हो, इसमें से काफ़ी सारे उसमें से बाहर निकल जाते हैं। अब जो बचे हुए बच्चे, ये बचे इसलिए हैं क्योंकि ये लोग एप्टीट्यूड पास नहीं कर पाए। सभी लोगों का एप्टीट्यूड अच्छा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अब तक आज तक कभी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, वो ज़रूरी नहीं, और ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं होता। तो अब इन बच्चों के पास नॉलेज नहीं है, या ये अच्छा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, और फिनिशिंग कॉलेज वाले तो नहीं कर पाए। और जहाँ तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात है, देखिए वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, वो अपने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, आपके पीछे स्टूडेंट्स के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो वही बिजनेस कर रहे हैं, तो कॉस्ट तो बनती है। स्टूडेंट्स के व्यू से ये बात तो सही है कि भाई मैंने तो इतना पैसा खर्च किया कॉलेज के लिए, अब फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, बिना ट्रेनिंग के तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको प्रोफेशनल कोर्स करना होगा, आपको प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं से नो लेना पड़ेगा। दो दे आर सो मेनी फ्री वेबसाइट्स, फ्री यूट्यूब वीडियोस आर देयर, दे कैन हेल्प यू न्यू थिंग्स। आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं, आप ग्रुप में पढ़ के उसमें से अपने आइडियाज़ क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप इस तरह का रास्ता भी अपना सकते हैं कि आप ऑनलाइन जो भी फ्री अवेलेबल है वो यूज़ कर लें, या कम कॉस्ट में अवेलेबल है वो कर लें, ग्रुप में काम करें। तो शायद आपके जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए, आपके साथ वाले बंदे का क्लियर है, तो आप डिस्कस करके दोनों आपस में वो क्लियर कर सकते हैं। स्टार्टअप कंपनीज अक्सर मैंने देखा है, स्टार्टअप कंपनीज माना वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन स्टार्टअप कंपनीज हमेशा इंटर्न्स को देता है, हमेशा प्रेफरेंस देता है। रीज़न ये है कि स्टार्टअप कंपनीज पे नहीं कर सकता, और इंटर्न्स को पे करने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, या कम पेमेंट में भी काम हो जाता है। तो हाँ, स्टार्टअप कंपनीज में आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। अगर कोई अच्छा मेंटर स्टार्टअप कंपनी के साथ हो, तो आपको अपनी तरफ से उससे बात करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी चाहिए, और वहाँ से आपको आगे करियर पाथ मिल जाए। Amazing. So, like, it was amazing podcast. So thank you so much for joining us today.
So guys, I think like this podcast will going to help you to learn a lot from industry perspective, institutional perspective and a student perspective. अगर आपके माइंड में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आते हैं जो आप चाह रहे हो कि हमसे पूछा जाए, सो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा. आप कभी भी हमसे पराग सर से कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो तो बिंदास आप क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. विल आंसर योर क्वेश्चन ओवर देयर. मीनवाइल इफ यू थिंक कि अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की IoT और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ये कर सकते हो. सो मीनवाइल ये हो सकता है कि आप यहीं से हमारे साथ ही लर्निंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो. भी सर के पास खुद की कंपनी है. दे ऑल्सो हैविंग टीम ऑफ इंटर्न्स और वो मेंटरशिप भी करते हैं. सो इफ यू थिंक लाइक आपको करियर में या इस सेक्टर में आपको करियर बनाना है एंड यू नीड अ मेंटर गाइडेंस, सो उनके साथ भी आप कनेक्ट करके वो चीज़ भी आप गैप को फुलफिल कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. थैंक यू. थैंक यू.